Hello, welcome to Alpha Wealth Business Ki Baatein, the podcast where we uncover the real stories behind India's successful businesses. I'm your host Kaustubh, and here I sit down with the visionaries, the risk takers, and the sharp minds which have built these businesses with passion. Hello, everyone. So, I'm welcoming Mr. Nishant Garg, who is the Managing Director of Maiden Forgings Limited. Welcome, Nishant ji. Thank you, Kaustubh ji. Thank you for inviting me. Sure, a pleasure. So let me speak a bit about the background of Maiden Forgings Limited. This company was listed on BSE SME platform in April 2023. More importantly, this business was started 35 years ago and has a long track record of manufacturing and sales of steel and alloy products like bright bars, wires, ground bars, and nails of varied size and applications. So, with that brief background, I would like to start the discussion with Mr. Garg. So, sir, would like to know about the foundation of this company, considering it was set up 35 years back. What was the business segment keeping in mind this was started? और अभी इतने सालों में कैसे evolution हुआ है? Please give us a background about that. Basically, the company was started somewhere in 1988 or 89, roughly, क्योंकि installation में time लग जाता है. And my father started the company as a working partner with his uncle, like उनके चाचा जी के साथ. His चाचा जी was a chartered accountant in IOCL back then, and my father at that time was a practicing criminal lawyer. Though he started his career with banking, he was in Oriental Bank of Commerce for 1 year or so. आफ्टर दैट लॉ पास हुई उस टाइम पे पैरेलल चल जाती थी दोनों चीजें तो ही बिकेम ए हार्डकोर क्रिमिनल लॉयर एंड फॉर 8 years 8 odd years ही प्रैक्टिस दैट. फिर उसके बाद जो है उनके चाचा जी को एक RINL उस टाइम स्टील वाज रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड, राइट. तो RINL का 20 tons का कोटा मिला फॉर मैन्युफैक्चरर. हम्म. तो ब्राइट बार हम्म. डालने का उन्होंने प्लान बनाया कि भाई कोटा तो अच्छा. मिल गया तो ब्राइट बार मैन्युफैक्चरिंग शुरू करते हैं. तो 1989 में दोनों ने पार्ट टाइम में शुरू करा था. Father was working partner because he used to go to IOCL. He had to give attendance, but my father was a criminal lawyer, so he didn't have any time foundations as such, right? Right. So Right. by then he had juniors and all, so वो कर रहे थे दोनों चीजें मैनेज कर रहे थे. He juggled like that till 93 and 92 93 में ही स्टील डीकंट्रोल्ड हो गया, राइट. तो दोनों ने अपने जो अदर मेन प्रोफेशंस थे उनको छोड़ के बिजनेस को हार्डकोर अपना फुल टाइम प्रोफेशन बना लिया. दैट वाज द हिस्ट्री एंड 92 93 से दोनों फुली इन्वॉल्व हो गए. हिज अंकल वाज मोर टूवर्ड्स द अकाउंटिंग साइड एंड एवरीथिंग. वर्किंग पार्टनर वाज माय फादर. सो एंटायर मार्केटिंग सेल्स, छोटी कंपनी होती है उस टाइम शायद रहा होगा कुछ 50 टन 60 टन पर मंथ का काइंड ऑफ वॉल्यूम हम्म. विच इज करेंटली हम्म. एट 500 tons अप्रोक्सीमेटली पर मंथ. तो वो कर रहे थे. तो MS ब्राइट बाय चल रहा था 97 तक. डीकंट्रोलिंग से एडवांटेज कंपनी को मिला. रीजन बीइंग स्टील का प्राइस उस टाइम पे जो मेरे को मेरे फादर ने बताया 3 रुपए का हुआ करता था 91 92 में पर केजी. अच्छा. तो ब्लैक में वो 6 रुपए में बिकती थी. कोटा लेके लोग ब्लैक में एज इट इज ट्रेडिंग कर दिया करते थे. एंड ब्राइट बार 7 रुपए की बिकती थी प्रोसेस ओके. लगा के 50 60 पैसे का. तो दैट वाज द नॉमिनल. तो बाकी सबने तो बंद कर दिया था, ट्रेडिंग ही शुरू कर दी थी. हम लोग ओके. 100% मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे. दैट वाज वन सिस्टम माय फादर एंड हिज अंकल मेड दैट हम लोग को मैन्युफैक्चर करके बेचे. ड्यू टू दैट रीजन हमारे पास ओईज के और उन सबके अप्रूवल्स थे. सो दैट इज हाउ द गेम चेंज्ड. कहते हैं ना एक पॉइंट होता राइट. है करने का. तो 97 98 में उसके साइड वाला प्लॉट मिल गया अगेन एलोकेशन में. तो वहां पे हमने MS वायर्स शुरू कर दी. ऐसा 2011 तक चलता रहा. MS वायर और ब्राइट बास हम बेचते रहे. कुछ 13 करोड़ की टॉप लाइन हो गई. फिर अक्टूबर 2011 में आई ज्वाइन द कंपनी वेयर इन द थिंग्स चेंज बिकॉज हिज अंकल वाज एजिंग. होटल इंडस्ट्री में भी हमने थोड़ा सा एक्सपेंशन कर दिया था मीनवाइल में. तो हिज अंकल एंड ही हैज daughters in succession, they opted for the hotel industry, so they went ओके. that way. And my father opted for the steel industry. I joined him along with. तो जो 13 करोड़ का टोटल टर्नओवर था जो भी था मेड इन फोर्जिंग मेड इन इंडस्ट्री सबका टर्नओवर था दैट कंबाइंड वाज catered by now made in forgings private limited. So me my father and my mother, there were three directors by then. तो ऐसे चेंज हुआ था. एंड
उस टाइम हाँ हमने 2010 में फोर्जिंग भी स्टार्ट करी थी, बट बाय Okay. 2014 वी वाइंडेड दैट अप बिकॉज दैट वाज नॉट आवर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज and Hmm. divested that money and used it for expansion of our unit second, wherein we introduced stainless steel bright bars as well and alloy steel bright bars. तो कार्बन एलॉय और एसएस में ब्राइट बार्स हमारे पास रेंज हो गई थी एंड बाय 2018 हमने यूनिट थर्ड स्टार्ट करी, जो बिगेस्ट थी अब तक की, तो उसमें हमने एलॉय और एसएस की वायर्स और स्टार्ट करी। तो दिस वे Okay. अप्रोक्सीमेटली 13 करोड़ का जो टर्न ओवर था वो ईयर ऑन ईयर बढ़ते बढ़ते अगले साल शायद 25 करोड़ हुआ था जहां तक मुझे याद है, देन 45 करोड़, ऐसे करते करते अब हम लगभग आज की डेट में 235 करोड़ पे वी हैव क्लोज। So Wow. this has been the journey with from 2011 till now। अगर हम बात करें तो दो प्रोडक्ट लाइन थी बेसिक वाली, Hmm. and now we have around 8 product lines with more than 3000 SKUs. Uh, and my father expired accidentally in 2022. Post that in 2023, like you said, BSC पे हमने SME पे listing कराई। The plans are similar. We expect even better growth in coming 5 years as per our plan. By 20, there is a vision 2030. So Hmm. we shall be taking around 10x kind of a growth as per Wow. our targets. So again, like पहले हमने 17x करी है 12-13 साल में, तो next 5 to 6 years में we plan further 10x kind of a growth. So that is our target. I'm telling you, I'm not giving any estimations or forecasts. This is our internal target. So yeah, the journey has been interesting. Lots of things to learn for me Yeah, sure. personally and to grow as a person personally. So Yeah, good to know the interesting start that two people from a diverse field came together and set up a steel manufacturing plant and the kind of meteoric growth that you mentioned in the last decade or so. That's really amazing. So let us do a bit of a more understanding or a deep dive into the products. What are the types of products? What is the market that you cater to, not only in terms of size but the applications? hmm. And then of course, what is your go-to market? Because आपने जो growth बताई है, वो of course really feels that you have a very special go-to market kind of method. And of course, what will happen in the future? तो इसका थोड़ा सा product based understanding दीजिए. So like I said, currently we have 8 product lines with 3000 plus SKUs. So if we come to 8 product lines, so starting point was carbon steel, bright bars and wires. So this forms 2 product lines. Yeah. Then comes alloy steel bright bars and wires. So 2 plus 2, 4. Then comes stainless steel bright bars and wires. So product number 5 and 6. Then comes जो हमने अभी recently like 2 years back after almost around the IPO time we started with the seventh and eighth product line, that is carbon steel and stainless steel pneumatic nails. Pneumatic So nails. which Yeah. was forward integration of our stainless steel and carbon steel wires product. So Okay. अभी तक पहले चल रही थी horizontally integrations, now we have vertical integrations as well. So that has been the case and it has been very much intentionally done. We feel that if we have to sell a single product and we keep on increasing the capacity, then of course you get economies of scale, but somewhere keeping in mind the current size of the company and the huge market size that is there, if we certain products like say 4 of our product lines, they have geographical restrictions because the freight doesn't justify कि हम बहुत दूर भेजें उस मटेरियल को, तो वो लोकल एरिया के लिए हो जाता है। तो यू कैन से approximately in the radius of say 500 kilometers or so we can sell that product. Remaining 4 are for capable of global supplies as well. You can sell it to any continent in the world and to any location in the world. Freight doesn't be as cost, it's a global product. Mhm. So 4 of them are justified. So we have a philosophy that we should not just focus on single product uh, and getting huge quantities produced and selling it to the market, because ultimately then you have to get into a red ocean where the competition is huge and you have to reduce the prices, then you have to extend longer term credits, then you have to
there are numerous things where your margins get squeezed, right? So that's where Hmm. the concept of horizontal and vertical integration. So now coming to why every product has a reason why one after another we are producing another, why we are choosing the next product like that. Firstly, we ensure that the next product that we are bringing in has a better margin than our existing products, first and Okay. foremost. Okay. Secondly, whatever products we have produced in the past, increased in the past, as well as the future plans. Second quality that we ensure is that the we can get instant go to markets from our Hmm. existing markets or by cross selling. All right, and Hmm. we don't have to incur much on the marketing costs initially. Hmm. So as well as that should be a product that our existing customers or their close references are already demanding from us. Hmm. Okay, So the so demand, so you are already aware of the demand, and then you you just just get into have to the ensure production and that the supply. quality, production and supply, and ensure that quality and delivery, these are the only two. And third is service, sorry, very major factor for any industry now, even for a commodity based industry. Quality, delivery, and service. If you are giving these three things, the market will expand on its own. You won't have to incur much cost on marketing and customer acquisition. So you will get it done. So that Right. has been the kind of philosophy. So if we talk about the markets, whatever I have already told the products, Hmm. okay, and these products coming to what would be the market segments that we can cater to, what industries we Hmm. can cater. Uh, for a layman, ड्रॉन वायर, एचपी वायर, whatever you want to call it, okay, nails सब समझते हैं. न्यूमेटिक नेल्स वो हो जाती हैं जो हैमर की जगह नो गन से, न्यूमेटिक गन से लगती हैं, अप्लाई होती हैं, सेम Correct. नेल्स Correct. बट इन अ डिफरेंट फॉर्मेट. Okay, so those are majorly being used in US and Europe for house construction. That is a construction product Hmm. over there Hmm. because mostly coastal lines have wooden houses over there, right? So mass consumption of these pneumatic nails. So that is one product in application. उसके अलावा वो पैकेजिंग इंडस्ट्री में बहुत लगता है, जैसे यूरो पैलेट्स Right. वगैरह बनती है, वुडन पैकेजिंग बनती है, तो उसमें और फर्नीचर इंडस्ट्री में दैट काइंड ऑफ कंजम्पशन. इंडिया में भी इसका कंजम्पशन धीरे धीरे ग्रो कर Hmm. रहा है. Okay, and now coming to bright bars and wires. For a layman, they don't know technical term कि bright bar है wire है, लेकिन वो use every day कर रहा है उसे. For Okay. example, आपकी टू व्हीलर, फोर व्हीलर, साइकिल या ट्रक, कुछ ना कोई चला ही रहा है, राइट? तो अगर हम बात करें फोर व्हीलर की या टू व्हीलर Hmm. की या हेवी की, सस्पेंशन रॉड इज अ ब्राइट बार. Okay. ऑल राइट, आई थिंक दैट्स एक्सप्लेन्स. स्टेयरिंग जो आप पकड़ते हो, जिस मेटल के ऊपर पीवीसी कोटिंग होती है जो राउंड होके लगता है, Hmm. दैट इज Hmm. ब्राइट बार. जिस शाफ्ट पे Oh. वो स्टेयरिंग माउंट होता है, दैट इज ब्राइट बार. तो आप रोज पकड़ते हो, अपनी कार चलाते हो ब्राइट बार Correct. को, Correct. बट यू डोंट नो दैट. उसके बाद इससे भी इजियर एप्लीकेशंस पे आ जाता हूँ. पहले किसी जमाने में आपके यहाँ जो चटकनी होती थी, हैंडल्स होते थे डोर, वो पेंट होके, काला पेंट कुछ होके लगा करते थे, तो वो एमएस की ब्राइट बार होती थी. आज जो चमकते होते हैं वो एसएस की ब्राइट बार से बनते हैं. चटकनी की Right. मेन Right. लॉक होता है ताले के ऊपर का, घूंघट कहलाता है देसी भाषा में, जो ताले के ऊपर होता है वो ब्राइट बार से बनता है. Yeah. आपके जितने इंटरनल लॉक्स होते हैं वो डोर में, उसके बीच में एक स्क्वायर रॉड जाती है, वो एसएस की ब्राइट बार होती है आज. Hmm. ठीक है, तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ ब्राइट बार. कमिंग टू वायर, नेल्स बनती हैं, कीलें बनती हैं उससे. फिर उसके बाद आपकी जो गार्डन में फेंसिंग होती है, जो कांटेदार तार होती है, वो भी बेसिक हमारी ड्रॉन वायर से बनती है. आपकी जो मैशेस लगती हैं स्क्वायर स्क्वायर चेक वाली डिजाइन की, वो वायर से बनती है हमारी. देन आपके घर में जो मच्छर जाली होती है दरवाजे में, Hmm. वो हमारी वायर को नेट करके बनाई जाती है, वायर नेटिंग करके. उसके बाद अच्छा. आपकी कार की सीट में भी एक स्ट्रक्चर होता है जाली का अंदर, जिसके ऊपर सारी कोटिंग होती है, वो भी इससे बनाया जाता है. कोई सी भी जाली Hmm. बनेगी वो वायर से बनेगी अल्टीमेटली, स्टील की. ठीक है, इसके अलावा और माइन्यूट एप्लीकेशंस पे आ जाते हैं. ऑफिस में आप Hmm. बैठे हो, सेफ्टी पिन, ऑल पिन, स्टेपलर पिन, Hmm. सब स्टील वायर से बनते हैं. सही है. सही है. गारमेंट के कई सारे हुक्स भी उसी से बनते हैं. आर्टिफिशियल ज्वेलरी सारी उसी से बनती है. अच्छा.
ओके। तो रोज यूज कर रहा है हर आदमी, 100%। गरीब से गरीब अमीर से अमीर रोज ब्राइट बार और वायर यूज करता है कहीं ना कहीं। राइट राइट। ठीक है, उसे पता नहीं है, बस रिक्शा वाला भी यूज या करता है, समझो, रिक्शा वाला भी यूज एकदम। करता है, रिक्शा में भी लगी हुई है कहीं ना कहीं वायर और ब्राइट बार। ठीक है ना, ई रिक्शा में भी लगी हुई है। ठीक है, तो इससे आपको ये पता चलेगा। अच्छा, इंजीनियरिंग वाली एप्लीकेशन पे आ जाए तो जितनी मोटर्स बनती हैं उनकी जो पंप शाफ्ट होती हैं वो ब्राइट बार होती है। हम्म। तो मेन शाफ्टिंग होती है ओके। उसके बीच की, किसी भी मशीन की शाफ्टिंग। तो स्टील मार्केट इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। वन इज फ्लैट प्रोडक्ट्स, जो शीट के आप वो देखते हो। दूसरे होते हैं लॉन्ग प्रोडक्ट्स। ठीक है, पाइप भी फ्लैट प्रोडक्ट में आते हैं क्योंकि वो शीट से ही बनता है अल्टीमेटली। जो सॉलिड प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे लॉन्ग प्रोडक्ट्स होते हैं। गॉट इट। तो गॉट लॉन्ग इट। प्रोडक्ट का जितना मार्केट सेगमेंटेशन है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 30 to 40% ऑफ द टोटल स्टील मार्केट, ग्लोबल स्टील मार्केट, उस लॉन्ग प्रोडक्ट के मार्केट का 30% इज हम्म। ultimately used in either bright bar form or wire form. So huge market segmentation we have got. या And या। it is आपकी मॉड्यूलर किचन में भी जो सारी रैक्स बनती हैं वो एसएस की ब्राइट बार से ही बनती है। अच्छा। ठीक है, आपकी जो है क्रॉकरी में मल्टीपल आइटम होते हैं। आपके बाथरूम वेयर में जो आपके नल वगैरह में टैप में जो बीच में वो जाता है स्क्वायर रॉड, वो सब भी होता है। तो हार्डवेयर, होम ड्यूरेबल्स, स्टील फर्नीचर बहुत चल रहा है आजकल। फास्टनर्स जितने बनते हैं इसी से बनते हैं, वॉल्स जितने होते हैं इससे बनते हैं। इंजीनियरिंग सेगमेंटेशन। तो आज हमारा जो मेजर मार्केट हो रखा है दैट इज, क्योंकि हम एसएस पे फोकस हैं हम, तो करीब 40 से 50% मार्केट तो इंजीनियरिंग सेक्टर में। फिर आ जाता है हार्डवेयर, ऑटो सेक्टर, ये करीब आप कह सकते हो 15%, 20% ऐसे करके है सेगमेंटेशन। तो 10% मिसलेनियस, जहाँ पे हमें भी नहीं पता कि हमारा प्रोडक्ट कहाँ लगा, बिकॉज इट्स अ वास्ट मार्केट। तो ऐसे करके ये हमारा मार्केट सेगमेंटेशन है। दीज आर आवर प्रोडक्ट एंड देयर एप्लीकेशन। दिस इज वेरी ग्रेट। मुझे लास्ट 5 मिनट्स में इतना पता चला कि हम्म अगले 24 घंटे में हम्म मैं कम से कम आपके 24 एप्लीकेशंस को इधर यूज करूंगा, नहीं तो टच करूंगा, नहीं तो देखूंगा। इतना देखो, बिल्कुल प्रिवेलेंट है। बिल्कुल So that actually gives you a very big market to look at. Okay. करेक्ट। बट उसमें एक एड्रेसेबल मार्केट हो सकता है जिसको आप एक तरीके से गो टू मार्केट करना चाहोगे। राइट, सो वैसे नेक्स्ट फ्यू इयर्स के लिए आपके टारगेट एरियाज कौन से हैं? बिकॉज यू हैव बीन लाइक आई ग्रोइंग सेड, वेरी फास्ट। सी बेस्ट एप्लीकेशंस, बिकॉज नाउ आई हैव टू आंसर इट अनदर वे, हम्म। कि कंपनी की जो हमारी यूएसपीज हम क्रिएट करके बैठे हैं और उनको इम्प्रूव कर रहे हैं, या हम फ्यूचर में और ज्यादा उन्हीं यूएसपीज पे का सी, हमें अपनी वीकनेस को रिड्यूस करना है, राइट, या या उनको एड्रेस करना है कहें, और जो हमारी स्ट्रेंथ है उन पे प्ले करना है, राइट। करेक्ट। तो वही कोर कॉम्पिटेंसी हमारी निकल के आने वाली है, जो एक ट्रू। हमें अनबीटेबल पोजीशन पे ले जाके बैठाएगी मार्केट में। सो our USP is one of the USP, one of the three major USP is our precision and our capabilities। किस सेंस में? कहने को ब्राइट बार है, लेकिन ब्राइट बार के अंदर बहुत सारी सब कैटेगरीज आती हैं। दैट इज फील्ड बार, ग्राउंड बार, field bar, ground bar, and then there are numerous chamfered bars, etc., etc. There are different terminologies और थोड़ा थोड़ा सा फर्क है हर चीज में। तो जो ब्राइट बार इंडस्ट्री मोस्टली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में चलती है, ब्राइट बार और वायर इंडस्ट्री। लिस्टेड कंपनियां हार्डली 2 3 4 हैं इस सेगमेंट में। ठीक है, तो अनऑर्गेनाइज में क्या हो रहा है, वो सिंपल एक ड्रॉन बार बनाते हैं क्योंकि उसका सेटअप बहुत सस्ता है। बट ओवर द इयर्स, ओवर दीज लास्ट 13 years, वी हैव बिल्ड इन कैपेबिलिटीज। Each and every job we do in-house. We have an expert team of technocrats with some of them having more than 20 years of experience of stainless industry। ठीक है, तो एक तो एस एस एम एस और एलॉय, तीनों अंडर सिंगल रूफ सिर्फ मेड इन बनाती है पूरे हिंदुस्तान में। चाहे वो बड़ी से बड़ी कंपनी हो, छोटी से छोटी कंपनी। मतलब आई कैन क्लेम दैट बिकॉज आई ट्राइड फॉर 2 3 years दैट कोई सी और कंपनी पीयर रिव्यू में मिल जाए मुझे, बट मिली नहीं। हम्म। आई हैव ट्राइड। अच्छा। अगर आपको मिले तो कभी बताना। तो क्योंकि कोई ऐसा नहीं करता, एसएस के लिए मुझे अलग देनी पड़ती है और एमएस के लिए अलग देनी पड़ती है। ठीक है, तो वाह। समय, क्योंकि मार्केट बिहेवियर बहुत डिफरेंट है, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी का हमें एक माइंडसेट रखना पड़ता है, दोनों के केस हम्म। में बहुत डिफरेंट या है। या एमएस इज समथिंग विच इज फास्ट रनिंग, you don't have to care too much about
क्वालिटी इन दैट, ठीक है। एसएस इज हाईली प्रिसीजन। तो हमारी जो यूएसपी है दैट इज कि हम प्रिसीजन प्रोडक्ट्स, क्योंकि टीम है हमारे पास जिसकी कैपेबिलिटीज है, मशीनरी फुली इन हाउस है, कैसी हैंडलिंग करनी है, क्या करनी है, वो सब कुछ हमारे पास है। अनऑर्गेनाइज वालों के पास वो चीज नहीं है। दैट इज वाई वी हैव Right. लॉट्स ऑफ अप्रूवल्स एज वेल। तो Right. वी कैन वी do a lot of R&D. It's an ongoing process in our organization. तो Hmm. आवर फोकस इज कि हम डिफेंस को केटर करें, हम एरोस्पेस को करें, हम इंजीनियर्ड गुड्स को करें, रादर Right. देन जस्ट सिंपली केटरिंग टू द हार्डवेयर एंड एवरीथिंग। उसको भी केटर करेंगे, Hmm. मतलब Hmm. मैं उस बंदे में से हूँ कि मैं लिमिटेशंस में बिलीव नहीं करता। हम सब कुछ को केटर करेंगे, बट ऑफ कोर्स Hmm. आवर माइंडसेट वुड बी कि हम बेस्ट टू बेस्ट चीज बना सकें जहां रिक्वायर्ड है। Hmm. Hmm. और इसी वाला तो फिर खुद ही होता रहेगा ना। तो Correct. for Correct. now the focus is on maximum market acquisition with maximum resources focused on specialized items for critical applications. Got it. Got it. Great. One of the things that I came across while seeing your investor presentation was there's a mention of a fastest delivery model. Okay. So there has to be something unique about the supply chain which actually facilitated this. और आपने अभी एक जो सर्विस भी क्रिटिकल कंपोनेंट है बोला था, आई हैड नॉट एक्चुअली थॉट अबाउट इट व्हेन आई लुक्ड एट द प्रोडक्ट्स. So can you just throw us some light on that, these two Definitely, aspects? definitely. I think this would be my favorite part of the question answer round. See, यूएसपी बनाने के लिए हमें दो कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है। मैं अभी फास्टेस्ट डिलीवरी की बात कर रहा हूँ हार्ड को। उसके लिए हमें दो कॉस्ट इनकर करनी पड़ती हैं। फर्स्ट एंड Hmm. फॉरमोस्ट वी हैव टू ऑलवेज कीप स्पेयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स, Hmm. जैसे ही हम Hmm. 70-75% के लेवल पे पहुंचते हैं ऑफ द टोटल एफिशिएंसी, मतलब हमारे 100 टन बना सकते Capacity. हैं, जब 70-75 टन की मेरे पास डिमांड होती है, ठीक है, Hmm. और हमें लगता है हम 80-85 पे पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट, Hmm. at that Hmm. time further expand the infrastructure so that it Correct. again comes back to 70% utilization of the capacities. ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज दैट, क्योंकि आइडल कैपेसिटी होगी तो आप कभी भी सिंपली मैन पावर बढ़ा के, आप प्रोडक्शन आउटपुट बढ़ा के यू कैन मेंटेन दैट यूएसपी ऑफ फास्टेस्ट डिलीवरी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज दैट। सेकेंडली, क्योंकि हमारी एक यूएसपी ये भी है कि जैसे मैंने कहा एस एस एम एस एलॉय तो है, लेकिन उसके अंदर भी हम 50 ग्रेड से ज्यादा करते हैं। साइज रेंजिंग फ्रॉम 0.3 mm, जो मेरा एक प्रोडक्ट है विच इज जस्ट लाइक हियर, जो मैंने आपको ऑल पिन सेफ्टी पिन वाली एप्लीकेशन बताई, अप टू 105 mm, विच इज मोर देन 4 इंचेस इन डाया। Got it. उसके अलावा Got it. हेक्स, स्क्वायर और प्रोफाइल शेप्स अलग अलग, जो और कोई क्रिएट भी नहीं कर पाता, वो हमने कुछ क्रिएट कर रखी है। ठीक है, करते Hmm. रहते हैं, ऑन गोइंग प्रोसेस है R&D का पार्ट। तो इतनी वाइड रेंज, उसमें ऑफ कोर्स एसएस में भी कम से कम 10 ग्रेड कैटर कर रहे होंगे, एलॉय स्टील में तो 20 कर रहे होंगे, और एमएस में 2-4 कर रहे होंगे, तो 50 ग्रेड के करीब रेगुलरली हम कैटर करते हैं। तो उसके लिए हमें सेकंड कॉस्ट जो इनकर करनी पड़ती है दैट इज कीपिंग द इन्वेंट्रीज। Hmm. इसीलिए Hmm. हर कोई मेरे से क्वेश्चन भी करता है कि भाई आपकी इन्वेंट्री लेवल थोड़ा हाई है, वो हम इसीलिए रखते हैं। Hmm. ठीक है, तो दो कॉस्ट इनकर करी मैंने। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट हो जाता है, उसके जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट है, बेसिकली वो कॉस्ट है हमारी। एंड सेकेंडली जो 30% मतलब एक तरह से आप कहते हैं स्पेयर में रहता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी कॉस्ट है एडिशनल, प्लस जो हमारी इन्वेंटरिंग कॉस्ट है। बट अगर कभी भी एनालिसिस हम लोग अभी तक जब भी हमने एनालिसिस करी है, द इन्वेंट्री कॉस्ट प्लस दैट स्पेयर इंफ्रास्ट्रक्चर की डेप्रिसिएशन कॉस्ट, अगर उन दोनों कॉस्ट को मिला दूं, लेकिन इसके अदर देन दैट उससे मुझे एडवांटेज क्या मिलता है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, Hmm. कस्टमर Hmm. को इन्वेंट्रीज नहीं रखनी पड़ती। उसको पता है Correct. कि अगर एमएस का माल मेडम को ऑर्डर करोगे, वो 3 दिन की डिलीवरी बोलेंगे, 2 दिन में मिल जाएगा। जहां पे पीयर्स का जो है वो 1 वीक डिलीवरी लेते हैं और 10 to 14 डेज में देते हैं, वहां पे मैं अच्छा. 2 हफ्ते की जगह 2 दिन में कर रखा है मैंने शॉर्ट। ठीक है, Great. तो उससे क्या होता है, कस्टमर एक बार मेरे पास आया, उसका 200 टन मेरा माल लगना है, राइट। Hmm. पहले रखता था इन्वेंट्री ऑफ 100 टन, मेरे Hmm. पास आने के बाद वो 6 महीने में इतना स्पीड हो गया कि वो रखने लगा 100 टन की जगह 30 टन की इन्वेंट्री। Nice. अब Hmm. उसको दोबारा से अगर स्विच करना है टू माई कॉम्पिटिटर, तो उसको फिर से 70 टन की इन्वेंट्री एडिशनल रखनी पड़ेगी, इन्वेंट्री कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, एंड इरेटिक Correct. सप्लाई करनी पड़ेगी।
तो Yeah, कस्टमर yeah. रिटेंशन इसीलिए मेड इन फोल्डिंग का 95% से प्लस है। Amazing, तो amazing. ये दूसरा उसका 95% is एडवांटेज really है। high. ठीक है, दूसरी चीज, कस्टमर शुरू में 10 जगह से रेट लेता है, उसके बाद अगर किसी का Hmm, 1-2 रुपए रेट कम भी होगा तो भी मेरे पास ही आता है, hmm, क्योंकि hmm, उसको कंसिस्टेंट सप्लाई बन रही है। जो मैन्युफैक्चरर है उसको अपनी प्रोडक्शन लाइन की कॉस्ट रुकने की बहुत हाई है, विजाविस hmm. Yes, 1 रुपए रॉ मटेरियल कॉस्ट में अगर फर्क होगा तो 1 रुपए, अगर एमएस correct. की बात करूं तो इट ट्रांसलेट्स टू 2% कॉस्टिंग। Hmm, 50 रुपए hmm, का hmm, लगभग माल होता है। तो ऐसे सिमिलरली एसएस में, जहाँ स्पीयर जो है वो 60 से 90 दिन में डिलीवरी देते हैं, मैं 20 से 30 दिन में देता हूँ, मैक्सिमम 1 मंथ डिलीवरी। तो वन great. थर्ड टाइम और टू एटलीस्ट हाफ अ टाइम। तो वो है, कई बार 5 दिन में भी दे देते हैं हम इन्वेंट्रीज के Hmm, बेसिस पे, राइट, hmm, तो hmm. लेस टाइम लगता है। तो उससे पहला तो कस्टमर रिटेंशन रेट बढ़ता है मेरा, Yes. तो इसलिए उससे मेरा मार्केट बढ़ेगा, राइट, एक्विजिशन हर बार नहीं करना पड़ेगा। दूसरी चीज, बहुत बार ऐसा होता है कि जो इमरजेंसी में आए कि भाई मेरा सप्लायर नहीं दे पा रहा है, डायरेक्ट सप्लायर, तो कस्टमर स्विचिंग बहुत आसानी से मेरे पास आ जाती है। Hmm, 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 hmm. बेसिकली Got it. एक लॉयल कस्टमर बेस बना रहा हूँ और उसका प्रीमियम भी चार्ज करता हूँ ओवर टाइम। शुरू में ना हो सकता, ओवर टाइम वो प्रीमियम भी चार्ज करा जाता है। तो वो जो इन्वेंट्री प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है उससे कहीं बेहतर रिटर्न आ जाती है। दैट इज माई Correct, एबिलिटी। correct. तो ऐसे Great. मैं, I think this particular cost benefit analysis is very unique, हाँ, and I really ऑन love टॉप this ऑफ दैट point. आई बिलीव हमारे पास एवरी प्राइमरी स्टील मिल, उससे हमारी डायरेक्ट डील है। तो लाइक स्टील अथॉरिटी के साथ हमारा एमओयू है। Hmm, हम टाटा से भी माल लेते हैं, जेएसडब्ल्यू से भी माल लेते हैं, जेएसपीएल से भी माल लेते हैं, वी बाय फ्रॉम मुकुंद एज वेल। तो सारी जितनी प्राइमरी और सेकेंडरी स्टील मिल्स है सबसे तो टाई अप है। तो दैट wow. ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट, क्योंकि ए से नहीं मिलेगा बी से मिलेगा, बी से नहीं मिलेगा सी Hmm, से hmm. मिलेगा। तो दैट इज वाई ऑल्सो दिस सप्लाई चेन गेट्स ऑप्टिमाइज्ड समवेयर, और हमें यूएसपी क्रिएट करते Great. I think couple of points from my side, क्योंकि incidentally in my career I have worked with Tata Steel. हैं। So राइट। I think आपने एक जो पॉइंट बताया कि आप एक 75% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे जनरली रुक के आगे एक्सपैंड करते हो, हम्म। कंसिडरिंग यू हैव सो मेनी एसकेयूज, वो आपको हम्म। अगर कुछ भी प्रोडक्शन प्लान में चेंजेस है तो दैट फ्लेक्सिबिलिटी आपको हम्म। मिलेगी. एंड सेकंड इज करेक्ट। इंस्टेड ऑफ हैविंग अ जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी फ्रॉम योर साइड, you have adopted हम्म। the vendor managed inventory model for your client. राइट। Okay. So that is a राइट। customer delight for sure in this industry, especially which is prone to so many cyclicality issues, right? So, हम्म। so great. I mean, all these were really great operational points, which throw light on the fact that what a well managed business is it. And last mein hamesha we give a 2-3 minutes key where somebody like the managing director can हम्म। say about his company anything else, because we typically refer to investor presentations, we do attend con calls. But anything else that you would like to know unique about your business, हम्म। we are all ears. Over to you. वेल, I wouldn't. Most of the USPs I have already discussed, and on numerous platforms like IR calls and everywhere, we have already discussed that. So I will just summarize in one thing, like the mindset that this organization has. Right now, it is Hmm. on BSE SME platform. Last 2 years has been tough, but still we have maintained the kind of margins as well as the uh, top lines. We have maintained everything. But one thing is for sure, that the mindset is very much focused, and it Hmm. is definitely towards a growth that multiplies over year. We are always letting go the short term profits for a longer term vision, because we have a solid mindset that we have to create a sustainable long term growth. And now we are working very much, aggressively on that. And Hmm. that is why last year also we focused just on building the roots for the future to come. Good. And hopefully our fourth unit, like I have already discussed with about 3 units, the fourth unit, which is almost twice of all the facilities currently combined, would be starting in March this year, 2026. So we are focused. We are uh, like being in the SME segment also.
stock Hmm. stock exchange wise, as per the norms of the SME segment. Hmm. Uh, we are designing the new plant with the with the name that by 2030 we should be uh, uh, zero on carbon footprint. Okay, so Nice. using the solar energy for 50% of the capacity of the plant, then producing byproducts from all our waste. That is also one of the targets in the new plant. So that kind of vision we are taking, which at least serves the company's ethos for next 25 years. So Wow. that is the vision, and at the same time ensuring that by 2030 the company has such a growth that it comes under the large company segment, or at least in the mid company segment. So that is the vision that we are taking, while ensuring the financial sustainability, while ensuring the environmental sustainability, as well as the business sustainability. So that is the vision. I think these all things will give an idea on what is the mindset of the company. Thanks, Mr. Nishan Garg, and it was indeed a pleasure to host you on our platform. Thanks for your time, It was a pleasure and talking to you, Kaustubji. thank you.